अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ ने बज़ाहिर ये फैसला कर लिया है कि वो अब रियासती इदारों के खिलाफ मज़ाहमती सियासत को मजीद शिद्दत के साथ आगे बढ़ाएगी। इसी तनाजुर में पार्टी ने केपी में एक गैर मुतवक्के लेकिन बड़ी सियासी तब्दीली करते हुए अली अमीन गड्डापुर को वज़ारत आला के मनसब से हटाकर आज सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब करा लिया है। आज केपी असम्बली के अहम इजलास में सुहेल आफरीदी 90 वोट हासिल करके बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर केपीके के ओहदे पर बराजमान हो गए। अब एक ऐसे वक्त में जब अफगानिस्तान भारत के इशारों पर खुलकर पाकिस्तान पर हमलावर हो रहा है, पाक फौज के जवान शहीद हो रहे हैं, गो कि पाकिस्तान ने अफगानी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन वक्त ने यह साबित किया है कि कलअदम दहशतगर्द तंजीमों से अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन तहरीक इंसाफ पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो अफगानिस्तान और दहशतगर्दों की कलअदम तंजीमों को लेकर नरम गोशा अपना रही है। और आज केपी असम्बली में नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का मुतज़ाद बयानिया अपनाते हुए कहना था कि अफगान पॉलिसी पर नज़र-ए-सानी करना होगी और हमारे होते हुए कोई ऑपरेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ बानी PTI की मुमकिन जेल मुंतकली के हवाले से उन्होंने सख्त मौक़िफ़ अब वाकिफ़ा ने हाल नए वज़ीर आला केपीके की जारहाना तकरीर को देखते हुए ख्याल कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये ठान ली है कि वो टकराव की सियासत को मजीद शिद्दत के साथ जारी रखेगी। अब सवाल ये है कि क्या सुहेल आफरीदी की तकरीर सिर्फ तकरीर ही रहेगी या फिर वो अमली तौर पर रियासत के से मुतज़ाद जाके 180 डिग्री पे को रविश इख्तियार करेंगे। अब अगर वो सिर्फ बयानात की हद तक हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानिया बनाते हैं तो फिर उनका सियासी किरदार भी अली अमीन गड्डापुर की तरह मशकूक नज़रों से देखा जाएगा। और अगर वो विकेट के दोनों जानिब खेलने की बजाय सिर्फ और सिर्फ रियासत की पॉलिसीज़ के मुतसादिम इक़दाम करते हैं तो फिर इदारों और उनके दरमियान रंजिशें बढ़ सकती हैं और ऐसे में उनके खिलाफ भी गहरा तंग हो सकता है। और अब वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान को आज़ाद करार दे दिया है। ऐसे में अपोजिशन के लिए आसान हो गया है कि वो हुकूमती अरकान को तोड़कर अपने साथ शामिल करें, केपी में इन हाउस चेंज ला सकें। फिलहाल तो सुहेल आफरीदी को बानी PTI और उनके अहल खाना की भरपूर हिमायत हासिल है। ऐसे में उनके लिए ये बड़ा इम्तहान तो होगा कि या तो वो बानी PTI के नैरेटिव पर चलें या फिर साबिक वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर की तरह मसालियत की कोशिश करें। और अगर वो दूसरा ऑप्शन अपनाते हैं तो उन्हें भी पार्टी के अंदर से मज़ामत का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर सुहेल आफरीदी को सिर्फ अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ खारजा पॉलिसी और सूबे में ऑपरेशन को रोकने के मकसद से लाया गया है तो क्या फिर ऐसे में बानी PTI के लिए बैकडोर दरवाजे बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि रियासत ने यह तय कर लिया कि वो दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेगी। अब हाल के दिनों में DG ISPR ने दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के हवाले से सख्त मौक़िफ़ अपनाया, जिससे ये वाज़ेह होता है कि पाक फौज दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों से सख्ती से निपटेगी। और ऐसे में अगर तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मुसलसल कौमी सलामती के हसास मामलात में मुदाखलत करती है तो फिर सूबे में कोई बड़ी सियासी तब्दीली की तवक्को तो की जा सकती है। और अभी भी वज़ीर आला केपी के इंतखाब पर सवालात उठाए जा रहे हैं। अपोजिशन का मानना है कि क्योंकि गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी ने अभी तक अली अमीन गड्डापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया, इसलिए कानूनी एतबार से अली अमीन गड्डापुर अब भी चीफ मिनिस्टर है और ऐसे में एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरा वज़ीर आला मुंतखब नहीं किया जा सकता। और यही वजह थी कि आज अपोजिशन ने वज़ीर आला के इंतखाब का बायकॉट करके असम्बली से वॉकआउट किया है। इस मौके पर अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का एतराज़ कहना था कि कभी हुकूमत के ऊपर हुकूमत नहीं बनी, तहरीक इंसाफ की वैसे भी अक्सरियत है, 2-3 दिन का इंतजार करें फिर आराम से वज़ीर आला मुंतखब कर लें। शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन गंडापुर साहब ने जाते जाते जो तकरीर आज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, जाहिर है वो एक बहुत बड़ी तस्दीक इस बात की है कि वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। बाल कुंडी साहब अगर सिग्नेचर्स को नहीं मान रहे तो गंडापुर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या कहा, ज़रा उसको सुन लें। अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को दे दिया था। जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए, इसमें ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना किए जाए और हमारी पार्टी, हमारी मर्जी, हमारा फैसला, हमारी मर्जी, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यूसुफजई साहब, गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी साहब के रिजर्वेशंस है कि जी वो सिग्नेचर्स मैच नहीं करते, इस्तीफ़ा तो एक्सेप्ट नहीं हुआ। बारकैफ आज मंडे को स्केजुअल था इजलास, एज पर स्केजुअल हुआ और उसमें नए चीफ मिनिस्टर का इंतखाब भी कर लिया गया। ये तो वैसे मकाफात अमल नहीं है जो पंजाब में तहरीक इंसाफ ने किया था हमजा शहबाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन के वक्त, वही कुछ अब सुहेल आफरीदी साहब की नॉमिनेशन पे भी हुआ है। देखिए, यहाँ पे अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, ये कोई मांगी तांगी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ा मैंडेट है उसके पास। और गवर्नर जो है वो अपनी सीट हार कर इलेक्शन लड़ा था, सीट हारी है, फिर उसके बाद उसको गवर्नर बनाया गया और एक इत्तेहाद की सूरत में यहाँ आकर बैठे हैं। उनके पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है कि वो गैर कानूनी काम करे। आईनी तौर पे तो वो लिखा यही है ना कि गवर्नर को इस्तीफा भेजना है, बाकी क्या है उसमें क्या वायलेशन हुई है। अगर वायलेशन होती तो कल ये सारे लोग जो है ये जाके नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं, PMLN वाले, JUI वाले सारे,
कल इन्होंने नॉमिनेशन पेपर जमा करा दिया, ये दावे भी करते रहे कि 30 मेंबरान हमारे पास है, कोई कहता है 40 हमारे पास है, राब्ते में है। जब कोई इनके साथ राब्ते में नहीं हुआ, कोई मेंबर इनसे नहीं तोड़ा गया, उसके बाद इन्होंने फरार का रास्ता इख्तियार किया। और देखें, ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने जो स्पीच की है ना, देखिए उन्होंने अगर एहतजाज की बात की है तो एहतजाज क्या जुर्म है एहतजाज करना किसी सियासी पार्टी के लिए जिसके साथ कोई जाति हो, या वो देखे कि ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं, जातियां हो रही हैं, तो क्या उसके खिलाफ एहतजाज नहीं किया जा सकता? ये जो कहा जाता है कि जी रियासत के खिलाफ अच्छा, कन्फ्रंटेशन वाली सुहेल अफरीदी साहब ने तो बहुत बातें की है। मैं यूसुफ ज़ई साहब, जरा मैं चाहता हूँ इस पे डिटेल में बात हो, लेकिन अभी क्योंकि फैसल करीम कुर्डी साहब ने बुलाया था ना गड्डापुर साहब को कि आइए मुझसे मुलाकात कर ले, 14 अक्टूबर की तारीख भी दे दी, तो अपोजिशन ये कहती है कि आप 1-2 रोज इंतजार कर लेते, आपके पास अक्सरियत तो थी, तो 1-2 रोज इंतजार क्यों नहीं किया गया? इतनी उजलत क्या थी चीफ मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट कराने की? और फिर अब हल्फ कौन लेगा सुहेल अफरीदी साहब से? देखिए मेरी बात सुनो, देखिए हमें लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। आप बताएं कि गवर्नर के पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो एक बंदा रिजाइन कर दे फिर उसको बुलाए कि आप आ जाए? तस्दीक ही करानी थी ना, तो हो गई है ना आज। इसके बाद क्या रह जाता है? मतलब गवर्नर कोई इतने बड़ा वो अपने आप को तो ना बनाए ना कि लोगों की तस्दीक करे कि आए मेरे पे पेश हो जाए। कोई अदालत तो नहीं है ना, एक आईनी वो है, आईनी तरीके से इस्तीफा दे दिया गया है और वो इस्तीफा पहुंच भी गया, उन्होंने उसकी तो अब नेचुरली जाहिर है गवर्नर तो ओथ नहीं लेंगे चीफ मिनिस्टर से लग रहा है, और माजी में भी हमने पंजाब में भी यही देखा, तो फिर ओथ कौन लेगा? स्पीकर लेंगे, और कब लेंगे? देखिए अब ये तो एक अलग बात है ना कि आप टाइम गेन कर रहे थे कि आप बंदों को तोड़े, आप वो करें, एक अलग, ये तो एक अलग बात है कि आपको नाकामी हो गई। अब आप कह रहे हैं कि जी अगर ओथ नहीं लिया जा रहा तो फिर ये आइन कानून से फरार तो फिर वही कर रहे हैं ना। फिर हम पे इल्जाम तो ना लगाए ना कि हम कानून तोड़ रहे हैं, हम इदारों की बात नहीं मान रहे हैं, हम इस तरह देखे ना। यही तो सबसे बड़ा मसला और एक्सपोज हो जाएंगे ये गवर्नर और ये सारे लोग जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं। पीपल्स पार्टी कोई जमहूरियत नहीं है, ये एक मायदे के तहत हुकूमत पे आए हैं और इनका एक ही एजेंडा है कि पीटीआई को। ठीक है यूसुफ ज़ई साहब, एज लॉन्ग एज आपके पास नंबर्स पूरे हैं तो आप तो जो चाहेंगे कर लेंगे, और आप चाहते थे कि सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर लाया जाए, वो आपने आज कर लिया है। ओथ तो जाहिर है सेकेंडरी हैसियत है, वो भी हो जाएगा। व्हाट नेक्स्ट सर? आज सुहेल अफरीदी साहब का जो लबो लहजा था, इट वॉज वेरी मच ऑन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट DGISPR सेड। जाहिर है रियासत ये चाहती कि ऑपरेशन हो बाय एनी मींस हो, नो मैटर व्हाट। कोई रास्ते में आया, कोई रास्ते में हायल, तमाम रुकावटों को हटा देंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि लाइक मैं अगर इसको अपने अंदाज में कह सकूं कि ओवर माय डेड बॉडी, तो इस तरीके से हुकूमत चलती है। देखिए हम सारे पाकिस्तानी हैं, कोई किसी पे शक नहीं किया जा सकता कि ये मुहिब वतन नहीं है। और लेकिन अगर आप ये देखें कि 2-3 दिनों से जितनी उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई, वफाकी वज़रा साहिबान इन सब ने तो कैंपेन चलाई ना, और उसको सहूलतकार भी कह दिया गया दहशतगर्दों का। एक बंदा सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ता है और यही एजेंसियां उनको क्लियरेंस देती है, फिर उसके बाद वो वजीर बनता है, यही एजेंसियां उनको क्लियरेंस देती है, और जब इमरान खान उसको वज़ीर आला नामजद करता है तो उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो जाती है। अब ये सारे माफी मांगे ना, ये जितने तारड़ साहब और ये तिलाल साहब और ये फलां साहब, ये जो टीवी पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जी ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है, साबित करे ना। तो क्या उसका लबो लहजा सख्त नहीं होगा जवाब देते हुए? एक बंदे को जो बेचारा पाकिस्तानी है, कबायली है और पढ़ा लिखा है, उस वो मुहिब वतन है, आप उसको डायरेक्टली कहते हैं कि जी ये सहूलतकार है। तो देखें आपने जो इल्जामात लगाए तो उसकी क्या बुनियाद है, आप बताएं ना। आपने देखे ना ये जमहूरियत के अंदर तो यही होता है जो तरीका पीटीआई ने अपनाया है कि जी हमारे पास अक्सरियत थी, उन्होंने कह दिया कि जी फलां को वज़ीर आला बनाना है, वो बन गया। अब उसके बाद जाहिर आप इतना हक भी आप नहीं देते हैं कि वो अपना जवाब दे सके कि उसको। शौकत यूसुफ ज़ई साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है। जाहिर है अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस नॉमिनेट हुए हैं, वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं, लेकिन रियासत सबसे बड़ी है, रियासत का कद फिर भी उनसे ऊंचा है। क्या वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस CM KP के रियासत एरिया उठा के रियासत के कद के बराबर आके या रियासत को अंडरमाइन करने की कोशिश करे, विल इट बी जस्टिफाइड? लेकिन आप मुझे बताएं कि उसने कब चैलेंज किया रियासत को? आज अपनी तकरीर में किया है ना। उसने कहा है कि मैं एहतजाज करूंगा, तो एहतजाज क्या सियासत पाबंदी है एहतजाज को? उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा,
मैं एक मिनट, मिलिट्री एक ऑपरेशन नहीं होने मिनट। दूंगा, ये कहा है उन्होंने। मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ, मैं आपको उसका भी जवाब देता हूँ। देखें, एक ऑपरेशन वो है जो इन्होंने इंडिया के खिलाफ किया, एक ऑपरेशन ये है जो इन्होंने पिछले रात अफगानिस्तान के खिलाफ किया। इसकी तो कोई मुखालिफत नहीं कर रहा है। अगर कोई मुल्क आपके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होता है, हमारी फौज के ऊपर हमलावर होता है, तो उसका दिफा करना तो फौज का हक है। उसकी तो हम सारे तायद करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये जो बात है, हम ये कहते हैं कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएं सूबे के हवाले से, देखें ना, ऑपरेशन करना है, कुछ और करना है, तो सूबे में ही हो रहा है ना। तो सूबे के हवाले से जो पॉलिसी बनती है वो इस्लामाबाद में क्यों बनती है? वो यहाँ आकर बैठ के बनाए ना, सूबे के वजीर आला के साथ मिल बैठ के सर, बनाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक फोरम है जिसमें अच्छा, चारों सूबों के बताओ। वज़राए आला बैठते हैं, जिसमें मिलिट्री देखिए, अब एस्टैब्लिशमेंट ये के तो नुमाइंदे देखें, अब बैठते हैं। आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो आपकी मर्जी है, करें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सूबे के अवाम ने मैंडेट दिया है इस पीटीआई को, और आप अगर पीटीआई के मैंडेट को नहीं मानते हैं तो फिर तो मुश्किलात ही मुश्किलात सर, रहेंगी। लेकिन अगर पीटीआई आप ने वाकई या चाहते खैबर हैं कि पख्तूनख्वा हुकूमत ने फॉरेन पॉलिसी बनानी है, या फॉरेन पॉलिसी फॉरेन ऑफिस में बनेगी? नहीं, तो आप ये बताएं कि हमने कब इनकार किया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म हो और हम कहें कि जी ये खत्म ना हो? सर, हमारी फॉरेन हमने पॉलिसी कभी ये है, इनकार किया? हमारी फॉरेन नहीं, पॉलिसी ये है फॉरेन कि हमने पॉलिसी तो हमने सूबे के अंदर ऑपरेशन नहीं करना होती है है। ना सूबे। भाई, आप इतने पढ़े लिखे हैं, फॉरेन पॉलिसी सूबे के अंदर तो नहीं होती है ना। सूबे का सर, जो दैट्स बाहर व्हाट से माय लोग पॉइंट आ इज। रहे हैं उनको, नहीं नहीं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से एंट्री मार रहे हैं, तो हम तो कहते हैं कि इनको रोको। तो फॉरेन पॉलिसी वहां इस्तेमाल हो ना, किसने रोका है? कि हम उसकी मुखालिफत कर रहे हैं? हमारी हमने तो हमारी स्टेट मुखालिफत की नहीं की। पॉलिसी ये है सर कि वो फितनतुल खारिज हैं, और फितनतुल खारिज अगर जाहिर विद इन द स्टेट भाई साहब, नॉन तो स्टेट मैं कब एक्टर्स कह रहा काम हूँ? कर रहे मैंने हैं तो, तो उनके खिलाफ भी देखिए, मैंने ऑपरेशन तो होगा। कभी, देखिए, मैंने कभी इस चीज से इनकार नहीं किया है, न पार्टी कर रही है। जो लोग अफगानिस्तान से एंट्री मार रहे हैं उनको रोके, ये वफाक की जिम्मेदारी है। उसमें तो वो नाकाम हो गई है। यहाँ सूबे के अंदर नहीं, उसमें मामलात को उसमें जो है एक ना अपने चार्जशीट हाथ में आपके लेने की ऊपर भी कोशिश लगाई ना, करें, कभी डीजीआईएसपीआर ने गवर्नराज एक की चार्जशीट धमकी, जो दी, कभी उसमें कहा है कि क्या ये जो जाली धमकी। शनाख्ती कार्ड बनते हैं ये कौन बनाता है? हुकूमत का अमल दखल है या नहीं है? जो आपके पास नॉन कस्टम पेड गाड़ियां चल रही वो क्यों चलती हैं? फिर उसमें तेल और ये सब चीजें, वो जाहिर है आपकी नजर से गुजरी होगी जिसमें वो। ये तो अब ऐसा बहस है। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कोई अफसर पीटीआई के दौर में नहीं है। ये तो जब से सूबा बना है, आपको पता है, सारी पार्टियां गुजर गई हैं, तीन तीन सर, बारियां ले चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल्स इश्यूज है ना ये। पार्टी, मुस्लिम लीग, नून। भाई साहब, तो ये तो हम तो, आपको पता है कि हमने बार बार वफाक से कहा कि वन टाइम इनको लीगलाइज कर दें ताकि लीगल प्रोसेस शुरू हो जाए। अब लोगों के पास सारी गाड़ियां, करोड़ों गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, अब उसके साथ क्या करना है? पीटीआई ने के दौर में भी आई हैं, एनपी के दौर में भी आई हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी आई है। क्या करना है उसके यूसुफ जई साथ? साहब, आवाम क्या करे? तो अब कोई फिर सर एटलीस्ट अगर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल होता और कंसेंसस डेवलप हो जाता तो आज हम ये बात ना कर रहे होते। सर, अब एट दिस पॉइंट इन टाइम पीटीआई ने रियासत के हाथ मजबूत करने हैं या कमजोर करने हैं? व्हाट हैव यू डिसाइडेड? नहीं, आप रियासत किसको कहते हैं? आप इसे पहले वजाहत करें ना। शहबाज शरीफ को कहते हैं? सर, रियासत जो हमने बीइंग अ पॉलिटिकल आप साइंस ये स्टूडेंट बताएं पढ़ा ना, है सर, आप रियासत के। देखिए ना, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं कोई और मुल्क का बंदा बैठा हूँ। मैं देखिए, मैं पाकिस्तान का हूँ, मैं मौलवी वतन हूँ, मैं अपने फौज के साथ भी खड़ा हूँ, मैं अपने मुल्क के साथ भी खड़ा हूँ। आप तो ऐसा बातें कर रहे हैं जैसे हम कोई दूसरे मुल्क नहीं, मैं नहीं से कर रहा आए सर, हैं। मैं तो कोड अनकोड देखिए, आपने डीजीआईएसपीआर जो की भी गुफ्तगू आपके पॉलिसी सामने रख रहा अपनानी हूँ। है, मैं अगेन आपसे कहना चाहता हूँ कि वफाक से कह रहा हूँ कि आपने जो भी पॉलिसी बनानी है, आप पहले ऑनर तो करें ना मैंडेट को। इस तरह तो नहीं होता है ना। मुल्क ये तो जमहूरियत के नाम पे बना मुल्क, आप नहीं मानते जमहूरियत को, आपकी मर्जी है। हम तो जमहूरियत से इधर उधर नहीं गए। अगर हम एहतजाज की भी बात करते हैं तो वो भी जमहूरियत के दायरे के अंदर रहकर कर रहे हैं। जमहूरियत के अंदर है, या तो सारी पार्टियां मिलके दस्तखत कर दे कि आइंदा कोई भी एहतजाज नहीं होगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दूसरी पार्टियां एहतजाज करें, ठीक है, पीटीआई करे तो उनके ऊपर जाली मुकदमा, शौकत यूसुफ जई साहब, एक चीफ गद्दार। मिनिस्टर जिसने भी हल्फ भी नहीं लिया है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहता है कि भाई मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, यानी रियासती पॉलिसी से मुतसादिम बयानियां लेके आ जाता है। तो आपको लगता है इससे टेम्परेचर लो होगा, टोन डाउन होगा इस टोन और टेनर के साथ? देखिए, मैं इस मौके के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे हमारे सूबे का अमन खराब हो, जिससे हमारे, देखिए, ऑलरेडी हम बहुत मुश्किल में हैं और उसके लिए जरूरी है कि वफाक और ये सारे मिलके सूबे के मामलात को हल करने में मदद करें, बजाय इसके कि तड़ियां दें, वहां बैठ के जो है ना मजाक उड़ाए। जब आप गालियां देंगे तो फिर आपको क्या यहाँ से फूल भेजा जाएगा?
जब आप यूसुफ धमकियां साहब देंगे, लास्टली मतलब आज आप सुहेल लोग क्या अफरीदी कर साहब रहे ने हैं? एक और बात की कि भाई बानी पीटीआई को किसी और जगह मुंतकिल कर ऐसे नहीं किया जा सकता। ये क्या खबर है सर, कहीं कोई बात चल रही है बानी पीटीआई को डियाला मुझे से नहीं किसी और पता जगह है। शिफ्ट किया जा रहा है? देखते हैं सुहेल अफरीदी एक इस तरह भी नहीं है कि जो लोग समझ रहे हैं कि इसको सियासत की समझ नहीं है। एक बंदा जो है ना स्टूडेंट लीडर होकर आया है, आईएसएफ का प्रेसिडेंट रहा है, यूथ का प्रेसिडेंट रहा है, फिर पार्टी में रहा है, फिर वो इलेक्शन लड़कर रहा है। ये गलत फहमी में न रहे लोग कि उनको उसको सियासत नहीं आ रही है। वो बिल्कुल उसको सियासत की समझ है और वो बिल्कुल एक बंधा हुआ सियासतदान है। उसकी ट्रेनिंग हुई है। अब बात यह है कि आप उसको दहशतगर्द करार देंगे फिर आप कहेंगे कि जी आप हमारी बात नहीं मान रहे। बड़े अफसोस की बात है। आपने अच्छी बात तो ये थी कि आपने जब वो नामजदगी हुई थी तो सिग्नल में डिसरप्शन बहुत ज्यादा है यूसुफ साहब, सिग्नल स्ट्रेंथ गालिबन कम है। लास्टली वेरी क्विकली सर, गंडापुर साहब का ये टास्क था, ये मुबी तासुर है कि उनको टास्क था कि वो बानी पीटीआई के लिए रास्ता आसान करेंगे, उनकी रिहाई के लिए कोई ना कोई सबील होगी। सुहेल अफरीदी साहब का भी यही टास्क है या वो गंडापुर से ऑपोजिट होगा? सकता है। कभी क्या कहते थे, कभी क्या उन पे इल्जामात लगाते थे। I'll have to take a very quick short break here. कोई कम्युनिकेशन गैप है शौकत यूसुफजई साहब, I'll have to wind it up। और शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पाक अफगान सरहद पर हालिया दिनों में फितनतुल खारिज की जानिब से की जाने वाली जारियत ने एक बार फिर इस तल्ख हकीकत को बेनकाब कर दिया कि अफगानिस्तान मुसलसल भारत के इशारों पर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आया। अफगान तालिबान और फितनतुल खारिज की जानिब से बिलाश्ताल फायरिंग के नतीजे में पाक फौज के 23 बहादुर जवान जामे शहादत नोश कर गए, जबकि पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए 200 से ज़ायद जो तालिबान है और उनसे मुंसलिक दहशतगर्द है उनको हलाक किया है। ये कार्रवाई एक दिफाई रद्दअमल थी, लेकिन इस कार्रवाई ने वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगा। और इस हवाले से राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया कि दहशतगर्दी कहीं भी की कमी गाहें जहाँ भी होंगी पाकिस्तान उनको तबाह करेगा। अब ये कोई पहला मौका नहीं है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल किए हों। तारीख गवाह है कि अफगानिस्तान हमेशा भारत के हाथों इस्तेमाल होता रहा है। आज जब अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं, इसी दौरान अफगान सरहद से दहशतगर्दों की पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयाँ होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि काबुल की मौजूदा पॉलिसी भारत के मफादात से हम आहंग हो चुकी है। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए अफगानिस्तान को एक आला-कार के तौर पर इस्तेमाल किया है। और अफसोसनाक बात यह है कि अफगानिस्तान ने भी इस किरदार को बखुशी कबूल किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का रिश्ता इब्तदाई से पेचीदा रहा है और आज़ादी के फ़ौरन बाद अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की रुकनीत की मुखालिफत की। ये एक अलामती मगर इंतहाई मानी खेज़ कदम था जिसने दोनों ममालिक के दरमियान अदम एतमाद की बुनियाद रखी। अफगानिस्तान हमेशा ये तासुर देता रहा है कि पाकिस्तान ने उसके दाखिली मामलात में मुदाखलत की है। हालांकि हकीकत यह है कि हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान का साथ दिया है। 1979 में जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो सबसे पहले पाकिस्तान ही था जिसने अपने दरवाजे अफगान अवाम के लिए खोले। लाखों अफगान महाजरीन को पाकिस्तान ने पनाह दी, उन्हें रिहाइश, रोज़गार और तालीम के मौके फराम किए। पाकिस्तान की मईशत पर इस बोझ के बावजूद अफगान महाजरीन को अपने शहरियों जैसा दर्जा दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक दुनिया की सबसे बड़ी महाजर आबादी को संभाले रखा। ये कोई मामूली एहसान नहीं था। लेकिन ज़ाहिर है आज जब चीज़ें बिल्कुल बरक्स हो रही है तो फिर DGISPR को भी कहना पड़ता है, जिस एहसान फरामोशी पर लबकुशाई करना पड़ती है। और एक तरफ तो ये मामला चल रहा है और भारतीय प्रॉक्सीज़ जो है भारत के हाथों में खेल भी रही हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रही हैं। और दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे पर देखा जाए तो जो इज़राइल और हमास के माबैन या फ़लस्तीन के माबैन जो जंगबंदी का मुआहदा है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इजरायली पार्लियामेंट के अंदर महवे गुफ्तगू होना, ख़िताब करना और फिर नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप का इस अंदाज़ में शुक्रिया अदा करना और ये कहना कि 2 साल पहले जो हुआ वो आपके हिमा पर हुआ, ये भी खासा बाइस ताज्जुब और मानी खेज़ है। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अली फ़ानी ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो अफ़गान बॉर्डर से जो कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की रिटेलिएशन रिस्पॉन्स इन अ वेरी बिफिटिंग मैनर, हाउ डू यू सी दैट? और एक ऐसे वक्त के ऊपर कि जब अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में और एस जयशंकर ऑलरेडी एक धमकी दे चुका था
तो ऐसे में पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को कैसे देखता है? इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कभी भी कोई मुस्तकिल आपका दोस्त नहीं होता है और कभी भी कोई मुस्तकिल आपका दुश्मन नहीं होता। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक ही चीज़ परमानेंट होती है और वो होता है किसी भी रियासत का अपना कौमी मफाद। अब ये वो अफ़गानिस्तान जिसमें आप इंट्रो में आप बता रहे थे कि जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है तब से लेके अब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा पेचीदा रहे हैं। अयूब खां का दौर एक ऐसा दौर था जिस दौर में वहाँ ज़हीर शाह की गवर्नमेंट आती है और जो दाऊद खान जो कि सोवियत बैक वहाँ पे प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने जब इस्तीफ़ा दिया तो ज़हीर शाह के दौर में वो जो एक 1963 से लेके 1973 तक का जो इरा है वो आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशनशिप में एक कुछ सुनहरे बाब के तौर पर या रिलेटिवली आप कह लो कुछ बेहतर ताल्लुकात आपको नज़र आते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और उनकी इकोनॉमी को लेके और उनके पॉलिटिकल मैटर्स को लेके बहुत ज़्यादा असिस्ट किया। और उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा साल जिसने पूरी दुनिया की जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसको तब्दील कर दिया था वो था 1979 रेहान वो साल है जिसमें एक तरफ सीज ऑफ मक्का जो है वो सऊदी अरेबिया में हो रहा था, उसी वक्त जो है वो 79 के अंदर रशिया जो है वो इन्वेड कर रहा था अफगानिस्तान के अंदर, और उसी साल के अंदर जो ईरान है उसमें भी एक इनकलाब बर्पा हो रहा था जिसको हम खुमैनी रेवोल्यूशन कहते हैं। तो उस साल ने आके पूरी दुनिया की जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक जो डायनामिक्स हैं उनको तब्दील कर दिया था। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद जाहिर है मतलब हमारे पास शायद इससे ज्यादा डिटेल्स में जाने का वक्त ना हो, क्विकली जरा मैं कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे आऊंगा। जाहिर है आपके पास तो एक पूरा खजाना है, आर्काइव्स है जिसमें से चीजें निकल के आ जाएंगी। मैं 9/11 से पहले तक भी देखूं तो बहुत सारा कंट्रोल हमारा था, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज और ये सब चीजें चल रही थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो कुछ हो रहा है, हाउ डू यू सी दैट? मतलब ये ट्रांजिशन होना, वहां पे तालिबान हुकूमत आना, दोहा एग्रीमेंट हो जाना, अपनी जमीन को किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जिस अंदाज में हो रहा है क्या समझा जाए कि अफगान तालिबान के पेश नजर इस वक्त सिर्फ ज़ाहिर इकोनॉमी है जिसको वो चलाना चाहते हैं, कार्य सरकार चलाने के लिए उन्हें जहां से सहूलत मिल रही है, नो मैटर व्हाट वो करेंगे और उसका नुकसान हमें हो रहा है? देखिए ऑब्वियसली अफगानिस्तान की जो तालिबान की गवर्नमेंट है ना, अगर आप 1960 की बाद भी देखें तो यूएई, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया वो ममालिक थे जिन्होंने तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको तस्लीम किया था। और पाकिस्तान ने ये जो ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद जो 20 साल नेटो विदड्रॉ के दरमियान का जितना भी अरसा रहा है, पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर एक रीजन रहा है। और पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रहती है कि जो हमारा मगरबी बॉर्डर है वहाँ पे जो हुकूमत बनेगी वो हुकूमत हमेशा पाकिस्तान फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मशरकी बॉर्डर है वो ऑलरेडी इंडिया हमारा एक अजली और अब्दी जो दुश्मन है वो हम वहाँ पे मौजूद है। अब करंटली जो कुछ भी तालिबान जो है वो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो भी अगेन 2021 के बाद जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान भी ये समझ रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो कम हो जाएगी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जिनको आप एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर जिस रीजन को हम समझते रहे और जिन तालिबान को पाकिस्तान किसी भी हद तक सपोर्ट कर रहा था, देख रहा था कि वहाँ पे इनकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ और मिलिट्री के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसका तारीख और इंटरनेशनली हम सब उसको जानते हैं। लेकिन उनकी हुकूमत में आने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ी और हम देखते हैं कि हर आने वाले गुजरते हुए दिन के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो मासूम लोग हैं उनकी जाने जा रही हैं और जगह जगह जो धमाके हैं वो हमें होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसमें वो तमाम स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है जो कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ जो इस्तेमाल हो रही है, उस तनाजुर के अंदर अब ये बड़ा ज़रूरी था एट स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर कि इसको एक बड़े कैटेगोरिकली इसको रिस्पॉन्स किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि डिप्लोमेटिक डोमेन में इसको हल नहीं किया जा सकता था, इन पर्टिकुलर जब पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक मुआहिदा एग्रीमेंट एक और ब्रादर इस्लामी मुल्क के साथ हुआ है तो क्या डिप्लोमेटिकली, और फिर मैंने हवाला दिया दोहा पीस एग्रीमेंट का, जाहिर है उसमें भी स्टेक होल्डर है, वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स इज यूएस, तो क्या डिप्लोमेटिकली इसको हल नहीं किया जा सकता था? क्योंकि ये सिर्फ टीटीपी के साथ मामला नहीं है, ये गवर्नमेंट रिलेशंस के अंदर आता है। बिल्कुल, देखिए रेहान, पता क्या है, अब करंटली पाकिस्तान को एक इंतहाई सोच समझकर और फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। इस वक्त इस रीजन के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत ड्रास्टिक जो चेंजेस हैं वो पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर आ रही हैं।
देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसका एंड भी डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट जो कि ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कहा जाता है उसके ऊपर उसका इख्तिताम हुआ था। इसी तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो इख्तिताम है वो भी टेबल टॉक के ऊपर हुआ था और उसके बाद यूनाइटेड नेशन जो है वो फॉर्मुलेट। सर दुनिया की हर जंग का इख्तिताम टेबल टॉक के ऊपर होता है। $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि हम लड़ते क्यों है, अल्टीमेटली जाहिर है ये भी टेबल टॉक होनी है, लेकिन हाउ फार विल इट गो सर? देखिए इसमें बहुत मेरा ख्याल है कि जो कार्रवाई हुई है जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ टीटीपी की कार्रवाइयां हो रही थी, थोड़ी सी उजलत के अंदर जो है वो कार्रवाई दोनों तरफ से की गई है। पाकिस्तान को भी जैसे मैंने कहा फूंक फूंक के कदम रखना है। देखें अफगानिस्तान की जो तारीख है ना, सदियों तक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के जो दौर था, अलेक्जेंडर के दौर से आप देख लें जो BC 400 BC के अंदर से तब तक आज तक इसको ग्रेवयार्ड ऑफ अंपायर्स कहा जाता है अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान के अंदर चंद ही वो जो पीस का जो मोमेंट होता है वो दो कबाइल के दरमियान में जब फसलों का मौसम होता है वही पीस होता है, अदरवाइज ये लोग तो आपस में भी एक दूसरे के खिलाफ बंदूकें उठा के बैठे होते हैं। तो अब बड़ा जरूरी है, तो जाहिर है बड़े इससे तो साबित होता है ना, बड़े रेजिलिएंट है, किसी भी मतलब आप चलते चले जाएं और ये चलाते रहेंगे, आपको इसमें कोई इसमें नुकसान अल्टीमेटली हमें होगा, हम भी थकेंगे। लेकिन मुझे ये बताएं सर, अब अमेरिका कहाँ खड़ा है? मुझे जरा अमेरिका के रोल पे बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सारे मामले के अंदर। यूएस कहाँ है, यूएस कहाँ स्टैंड करता है? जी देखें अमेरिका ने ना 20 साल से बहुत कुछ सीखा है। अमेरिका ने यह सीखा है कि वो डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर आना उनके लिए बहुत बड़ी गलती थी और उस गलती को लेके आज तक वो दोबारा से डायरेक्टली अफगानिस्तान के अंदर नहीं आना चाह रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार बगराम एयरबेस की बात करता है और वो किसी भी तरह से अमेरिका के लिए पाकिस्तान इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है। ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के बाद भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो लोकेशन थी वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी और करंटली भी पाकिस्तान के ऊपर जो अमेरिका की आपको बहुत ज्यादा अनायतें और नवाजिशें नजर आ रही हैं, वो आने वाले वक्तों में जो अमेरिका के इस रीजन के अंदर जो भी इरादे हैं और एस्पिरेशन हैं उनको पाया तकमील तक लाने के लिए वो यहाँ के मुख्तलिफ ममालिक को मोहरों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि अब डायरेक्टली यूएसए अफगानिस्तान में नहीं आ रहा तो कहीं हम इनडायरेक्टली अमेरिका की विल के ऊपर तो ये काम नहीं कर रहे, कहीं कल को जाके ये सारे का सारा जो मलबा है ये पाकिस्तान के ऊपर ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंची होगी। इतने को ही काफी समझना चाहिए। लास्टली एंड वेरी क्विकली, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजरायली पार्लियामेंट से कहा और फिर नेतन्याहू भी तारीफें कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ में जमीनों आसमान के कुलाबे में ला रहे हैं। अभी तो ठीक तरीके से पीस प्रोसेस भी अभी तो इनिशिएशन है, तो उसी में ये सब हो गया, तो ये एक्सपोज नहीं हो रहा कि ये तो दोनों एक ही सिक्के जी पिछले प्रोग्राम में भी ना रेहान मैंने कहा था ये एक न्यू कॉलोनियलिज्म का ना एक इरा है। लीग ऑफ नेशन बनी तो मैंडेट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ताकतवर जो अक़वाम थी उनको कमजोर अक़वाम के ऊपर काबिज कर दिया गया कि जब ये ताकतवर अक़वाम चाहेंगी तब इनको वो इंडिपेंडेंट कर देगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपके पास यूनाइटेड नेशंस बनी तो उसके नतीजे में फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई थी जो कि छठा ऑर्गन है आपकी यूनाइटेड नेशंस का। ट्रस्टीशिप काउंसिल का भी यही काम था कि वो कब्जा करो और कब्जा करने के बाद उसको एक लीगल जस्टिफिकेशन दे दो। बिल्कुल इसी तरह से कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, ओस्लो अकॉर्ड हुआ और इस वक्त ये जो पीस प्रोसेस का आप नाम ले रहे हैं, बुनियादी तौर पर यह मरहलावार इजराइल की डोमिनेशन इन द रीजन और उसको फिर लीगली जस्टिफाई करने के जो मेथड्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। देखिए ये जो पीस डील है ना, ये दो जंगों के दरमियान एक इंटरवल है। वो कहते हैं कि पीस की डेफिनेशन ये है कि वो दो जंगों के दरमियान एक मुख्तसर जो वक्फा होता है उसको आप अमन कहते हैं। इस अमन के दौरान अब क्या होगा कि इजराइल दोबारा से, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कट उनको वार्निंग भी दी कि यहाँ पे अब आप रुक जाओ और उधर से इंटरनेशनल फोरम पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनका भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो जो नेतन्याहू है उसने इसको तस्लीम कर लिया और उधर से हमास जो है वो भी री आर्मामेंट होगी और वो दोबारा से री आर्म्स हो जाएगी और कुछ अरसे के बाद ये इजराइल किसी भी बात को जस्टिफाई एक बहाना बनाते हुए दोबारा से अटैक कर देगा और वहां पे जो क्लिनजिंग है, एथनिक क्लिनजिंग, वो अल्टीमेट पर्पस है इजराइल का और नेतन्याहू का कि जितनी ज्यादा जो डेमोग्राफी चेंज है, अब 67-68 हजार जो लोग, बिल्कुल सही, ये सफर के दौरान एक पड़ाव है, मामूली सा तवक्कुफ है, मंजिल नहीं है अभी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान अली फानी साहब, इंटरनेशनल रिलेशन साथ मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
गजा में कई माह से जारी सहूनी जा रही है तो इंसानी अलमिया के बाद आखिरकार एक अमन मुआहदा तय पा गया है जिसने फिलहाल गजा में सुकून की एक हल्की सी लहर पैदा की है। जबकि दूसरी जानिब मिस्र के शहर शर्म शेख में आज आलमी रहनुमाओं का सरबराही इजलास इसी मुआहदे के नफाज और अमन मनसूबे पर अमल दरामद के जायजे के लिए होने जा रहा है। इस इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर समेत कई आलमी रहनुमा शरीक हो रहे हैं, जबकि इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल पहुंचे ताकि वो अमन मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा ले सकें। इस वक्त हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो चुका है। बज़ाहिर ये एक बड़ी इंसानी पेशरफ्त है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात के गवाह हैं कि ये अमन भी मुमकिना तौर पर आर्जी वक्फा हो सकता है, क्योंकि इस मुआहदे के पीछे सियासी मफादात और आलमी ताकतों के दोहरे रवैये छुपे हुए हैं। जैसा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा इसराइल ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया है कि वाशिंगटन और तेल अवीव का गठजोड़ किसी उसूल या इंसाफ पर नहीं बल्कि मफादात पर मबनी है। जिस रियासत ने गजा में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया, अस्पतालों, स्कूल्स और पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया, उसी रियासत के वज़ीर आज़म की शान में कसीदे अमरीकी सदर ने खड़े होकर तालियां बजाकर पढ़े। जब ऐसे मुल्क को सफारती इज्जत और सियासी हिमायत दी जाए जिसके हाथ मजलूम फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, तो ऐसे में अमन के मुआहदे मशकूक हो जाया करते हैं। यानी एक तरफ ट्रंप के मशकूक इरादे ज़ाहिर हो रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर आज़म भी फ़लस्तीन में आज से 2 साल पहले शुरू होने वाली जारहियत का सहरा डोनाल्ड ट्रंप के सर सजा रहा है। नेतन्याहू एक तरह से जाहिर कर रहा है कि अमेरिका की मर्ज़ी ने ज़ाहिर है उसकी मर्ज़ी शामिल है और उसने फ़लस्तीन पर अमेरिका की मर्ज़ी से हमला किया और वो अमेरिका के बल पर कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये एक तरह से अमेरिका के ख़िलाफ़ चार्जशीट है और ये सवाल उठता है कि अमेरिका जिसने इसराइल को फ़लस्तीन में नस्ल कुशी करने का लाइसेंस दिया वही सालसी का किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि इस मुआहदे पर सवाल उठ रहे हैं। नेतन्याहू का ये तासुर देना कि उसने तमाम इक़दाम अमेरिका की मर्ज़ी या हिमायत से किए, दरअसल वाशिंगटन के किरदार पर संगीन सवालात खड़ा करते हैं। अगर इसराइल के हालिया इक़दाम फ़लस्तीन में अमरीकी पुशपनाही के तहत हो रहे हैं तो ये महज इसराइल की नहीं बल्कि अमरीका की पॉलिसीज़ की भी एक तरह से चार्जशीट बन जाती है। और अक़वाम आलम को देखना है कि इस मुआहदे के नफाज से और इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ये कुछ हो रहा है तो आगे चल कर क्या होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। मुल्क में खुसूसन पंजाब में मुबैना पुलिस मुकाबलों की एक तारीख रही है और एक तारीख 11 अक्टूबर की सुबह रकम हुई जब एक मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मशहूर ज़माना किरदार तीफ़ी बट मारा गया और तीफ़ी बट के मारे जाने के बाद क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ इशू की गई जिसमें जो वक़ूआ बयान किया गया वो कमोबेश वैसा ही था जैसे माजी के पुलिस मुकाबलों में रहा है। अब कतई नज़र इस बात से कि ये पुलिस मुकाबला जाली था या असली था, तीफ़ी बट जिसे सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लाश लवाहिकीन के हवाले की गई, नमाज जनाजा तदफीन हो गई। अब इसी केस के एक और पहलू में लाहौर के सेशन कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम अकील उर्फ गोगी बट की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है। अदालत के फैसले के बाद पुलिस को अब अकील बट की गिरफ्तारी का मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल हो गया है। ये पेशरफ्त इस केस की तफ्तीश में एक नया मोड़ लाती है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक गो के तीफ़ी बट की हलाकत से केस के कई पहलू दब सकते हैं, लेकिन निज़ाम इंसाफ के लिए ज़रूरी है कि बाकी मुल्जिमान को कानून के मुताबिक अदालतों के सामने पेश किया जाए। तीफ़ी बट की हलाकत और अकील उर्फ गोगी बट की ज़मानत मनसूखी दोनों इस बात का इशारा है कि अमीर बालाज कत्ल केस अब अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। आज ज़मानत खारिज होना और पुलिस की जानिब से उसको ये इस्तेहकाक मिलना कि वो अकील उर्फ गोगी बट को गिरफ्तार कर लेगी, इससे कयास आराइयाँ हो रही हैं कि अकील उर्फ गोगी बट जो है वो पुलिस की तहवील में है। और जो रूमर्स तीफ़ी बट से मुताल्लिक थी कि तीफ़ी बट को पाकिस्तान एक्स्ट्राडाइट करके वापस ला के मार दिया जाएगा, ये रूमर्स अकील उर्फ गोगी बट से मुताल्लिक भी हैं। क्या ये अफवाहें सच साबित होती हैं, ये चंद घंटों में ही पता चल जाएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।